सिख रेजिमेंट, मारवाड़ रेजिमेंट, ये क्या होता है? रेजिमेंट है अलग अलग। क्यों होता है? ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदमबोसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहर प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्यमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं। यहाँ का ऊंचा रुतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों से टकराया करता है। यहाँ के पत्थरों से आते बौद्ध भिक्षुओं के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबार में। अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगरानी हम करते हैं। हम इसके प्रहरी हैं। हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक। हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। ये इलाका तवांग गांग्यान लांसिंग कहलाता है, पर हमारे लिए ये हिंदुस्तान की रौनक में इजाफा करने वाला एक चमकता जेवर है। बौद्ध मतावलंबियों के इस उपासना स्थल में 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जिस बेखटक ध्यान में बैठी है उसी को सहजते हैं। भिक्षु रोटेटिंग मिल के सामने अपनी प्रार्थनाओं में यहाँ जिस चैनो अमन की मुराद रखते हैं, जिस शांति का दिया वो जलाते हैं, उसी के रक्षक हम हैं। तवांग से 92 किलोमीटर दूर ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिन की पुरातन नामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। यहाँ हर पल मुस्तैद हैं हम, क्योंकि यहाँ हवा में लहराता बौद्ध स्तूप का जो कीर्ति पताका आसमान से खुशगपियां कर रहा है, इसे यूं ही बेफिक्री की आजाद हवा में लहराते देखना चाहते हैं। सरहदी जद पर बसा भारत का ये नैना विराम हिस्सा दुश्मनों की साम्राज्यवादी मंशा को निभाता रहता है। भारत के इस दुलारे के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो, आत्म आहुति के भाव से भरे सदैव सतर्क रहते हैं यहाँ। आइए आपको बताते हैं और भी वो वजह जिन्होंने हमें इस इलाके
ऐसी ही एक वजह है शुंगेत्सर झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा तितली के पंखों सा है, छूते ही हाथ में अपना धड़कन छोड़ जाता है। कभी कुछ अपना लेता है तो कभी कुछ दे जाता है। शुंगेत्सर लेक नाम की इस खूबसूरत झील ने माधुरी नाम तब अपना लिया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयना की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिलजोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के माणिकों में एक और माणिक है पैंगैंग टैंगसो, जो शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झील नहीं है, एक नाज़नीन है जिसे रंग बिरंगा पैरहन पहनने का बड़ा शौक है। दिन के सफेद शफाफ पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं तो सर्द हवाएं इसे बर्फ का उजला दुशाला पहना जाती है। हम इस इलाके की मिट्टी की ही नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं की भी पहरेदारी करते हैं। स्थानीय नववर्ष पर तवांग में लोसार उत्सव जब मनाया जाता है तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता, मेलों मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन और प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में। और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या, ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवत है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे लांघ कर हम तक आई है। तवांग का इलाका 500 से 600 ईस्वी तक मोनपाटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब फला फूला था तब ये। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे तिब्बत और भूटान की हुकूमत काबिज हो गई। 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारीकरण में माहिर थे। तवांग का वो इलाका जो हिम छादित पहाड़ों की ओट और हरियाली पेड़ों की जरूरत में छिपा बैठा था, उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया इन ब्रिटिश हुक्मरानों ने। नतीजन इस दिल फरेब इलाके का दीदार करने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ उमड़ने लगे। खूबसूरत तवांग पर सिर्फ पर्यटन प्रेमियों की नजरें ही नहीं बल्कि लोभित नजरें भी पड़ गई। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत, ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे, इन सभी शिरकतदारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी। पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी।
अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा। दोनों देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रही। 60 के शुरुआती दशक में ये तल्खी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने की वजह से चीन की आंखों की किरकिरी बन गए और चीन के कहर से बचने के लिए उन्होंने भारत में पनाह मांगी। सदैव सत्य और न्याय का परस्तार रहा उदारमान भारत सत्य के खेमे में खड़े अपने शरणागत को कैसे निराश करता। भारत ने दलाई लामा को अपनी जमीन पर शरण दे दी। भारत ने वो किया जो न्यायोचित था, पर चीन ने भारत पर अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते की शक्ल में चीन के साथ दर के रिश्ते की तुरपाई करना चाहिए। उसी नीयत से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद किया। चीनी प्रधानमंत्री चाओ लाई ने नेहरू की इस पहल को एक सकारात्मक जवाब दिया, पर वो चीन का ऊपरी स्वांग भर था। अंदरूनी तौर पर चीन भारत पर हमला करने की गुपचुप तैयारी करता रहा और अंततः उसने भारत की पीठ पर खंजर उतार ही दिया। जी हाँ, सन 1962 में चीन ने भारत पर औचक्य से आक्रमण कर दिया। भारत शांति और अहिंसा के प्रतिमूर्ति बुद्ध का भी देश था। ताड़मती के पैरोकार भारत ने भरसक कोशिश की कि मैत्रीपूर्ण संवाद के जरिए चीन के साथ विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाए, पर चीन ने जब प्यार का प्रत्युत्तर छल बल से देकर भारत पर युद्ध थोप दिया तो फिर जगह भारतीय सेना की भुजाओं में बसा भारत का रुद्र, जहां हक और हुकूक के लिए एक नन्ही चिड़िया भी बात से लड़ने का मुंह रखती है। बेशक चीनी फौज का आधार और असली में हिंदुस्तानी फौज से अव्वल थे, पर तारीख गवाह है कि युद्ध हथियार से नहीं न ही तादाद से लड़ा जाता है। युद्ध लड़ा जाता है केवल और केवल हौसले से। और हिंदुस्तानी सैनिकों का सीना तो हौसले का सबसे बड़ा सरनामा रहा। ये हिंदुस्तानी वीरों का हौसला और पराक्रम ही है। इस सदियों दर सदियों सैकड़ों आक्रमण झेल चुका हिंदुस्तान अब भी गरीबी मुस्कान के साथ अश्रु अविजित खड़ा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के इसी कभी न हार मानने वाले जज्बे पर मशहूर शायर इकबाल ने क्या खूब लिखा है। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 1962 के इस तांडवकारी युद्ध में 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जेपी दलवी के दिलेराना नेतृत्व में चीनी फौजियों की 24,000 की भारी तादाद। मामला एक तरफा था, पर फिर भी भारतीय जवान पूरे